हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि लीनियर मोमेंटम कब किसी बॉडी का कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम कब नहीं बदलता। ये भी मैंने आपको बता दिया था, तो आपको याद भी होगा शायद। तो देखते हैं जरा आज आगे की दिशा में कि आज हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही मैं एक चीज़ प्रूव करने वाला हूँ, और वो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। ये कुछ हम लोग, मतलब मैंने बताया तो पहले ही था, मगर इसके बारे में ये हमने बताया था कि अगर अगर किसी वस्तु पर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, अगर हम उस पर कोई भी फोर्स ना लगाएं, ना धक्का दें, ना ब्रेक लगाएं, तो ऐसे केस में वो बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही होती है उसी वेलोसिटी से रहेगी, और ऐसी कंडीशन में उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस तरीके से, जैसे कोई बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ये कोई सड़क है, और ऐसे ये कोई सड़क है, और यहाँ पर मान लेते हैं तो बॉडी इस तरीके से ऐसे करके, ये है, ये ये जा रही है ऐसे कर, मान लेते हैं कि यू से जा रही है, उसका मास है तुम्हारा एम। ठीक है, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एफ बराबर 0 न्यूटन है, एफ बराबर तुम्हारा 0 है, 0 न्यूटन। ठीक, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो न्यूटन, ना ही कोई यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन भी किसकी तरह काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि वो बॉडी पर बाहर से लग रहा होता है ना। तो ये चीज़ होगी तुम्हारी, तो यहाँ से हम लोग बोल देते हैं 0 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी यहाँ से कितना है, मतलब इस तरीके से 0 फ्रिक्शन लिख देता हूँ मैं, 0 फ्रिक्शन। तो दोनों एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गए, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसी वेलोसिटी से चलता चलता, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हियर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम। ठीक है, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी सेम रहेगी, नहीं बदलेगी, हेंस लीनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, लीनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, मोमेंटम विल। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर तरीके से अगर हम लोग लिखें, अगर लिखें एफ एक्सटर्नल एक्स टी इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू, लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ गई होगी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरी चीज़, अब हम लोग इसके आगे की चीज़ हैं,
देखते हैं जरा कि एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं। देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उसे नहीं बोलेंगे जो किसी बॉडी के शेप को डिफॉर्म कर दे, नहीं। एक्सटर्नल फोर्स उसे बोलते हैं जो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, या तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे या उसकी वेलोसिटी को घटा दे, है ना, या रुकी हुई चीज़ है तो उसे चला दे, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि किताबों में एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन को सही से नहीं बताया गया है, और कोचिंगों में भी सही से नहीं बताते हैं, स्कूल में भी सही से नहीं बताते हैं। बहुत रेयर, बहुत कम टीचर मिलेंगे आपको जो एक्सटर्नल फोर्स को भी अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाता है एक्सटर्नल। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स कैन बी एक्सटर्नल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स causes क्या, नंबर 1 चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। दूसरा चेंज इन डायरेक्शन, कुल मिला के एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर देना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें एक्सटर्नल फोर्स वो होता है। एक्सटर्नल फोर्स हम उसे काउंट नहीं करेंगे जो किसी का आकार बदल दे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई कागज़ रखा हुआ है, मैंने कागज़ को दबा दिया ऐसे करके, तो कागज़ का शेप बदल गया, है ना, क्रश कर दिया उसे। इसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे। फोर्स वो है जो इसे मूव करा दे या मूव करती हुई चीज़ को रोक ले, है ना, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक गन है, ठीक है, गन, ये तुम्हारा ऐसे करके गन है, ये है, ये तुम्हारी एक गन है ऐसे करके, और ये बन गई गन। दूसरी चीज़, गन के अंदर होती है बुलेट, बुलेट चलाई जाती है। तो बुलेट जो होती है ना वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से है ऐसे, ये तुम्हारी बुलेट अभी यहाँ पर है, मतलब गन के अंदर है बुलेट, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। अभी ये बुलेट जो है ना, बुलेट का मास है स्मॉल एम, और गन का जो मास है वो है तुम्हारा कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और ये अभी गन किस में है, ये अभी रेस्ट में, रेस्ट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और दूसरी चीज़, अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि अब ये सेकंड केस बनेगा उधर का। जैसे ये तो अभी है, मान लेते हैं जब हम लोगों ने फायरिंग करी, ठीक है, जब हम लोग फायर करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग फायर करेंगे तो ऐसे होगा ये, ठीक है, ऐसे करके। जब हम लोग फायर फायर करते हैं तो क्या होता है, समझिएगा, FIRIN, फायरिंग। जब हम लोग फायरिंग करते हैं तो यही जो गन है, यही जो गन है ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पर आती है ऐसे करके, और ये जो गन है ना, ये बुलेट, ये ऐसे बाहर निकलती है। जब ये बुलेट बाहर निकलती है यहाँ से, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है तुम्हारी, वो इसकी जो वेलोसिटी है वो है तुम्हारी, ठीक है, वो मान लेते हैं स्मॉल v है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और इसका जो मास है वो है तुम्हारा m, मान लेते हैं इसका मास है m। और ये जो गन है, ये जो गन है इसका मास है तुम्हारा कैपिटल M, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये गन हटेगी पीछे की ओर, मगर हम ऐसा नहीं मानेंगे। मान लेते हैं गन भी आगे की तरफ चली गई। अभी सब बता दिया जाएगा कि गन कहाँ जाएगी। मान लेते हैं गन आगे की तरफ चली गई कैपिटल V वेलोसिटी से, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, उसके बाद में हम आपको खुद ही प्रूव करके बता देंगे कि गन पीछे हटेगी। हमको यही तो प्रूव करना है कि गन पीछे हटती है, तो क्यों हटती है, देखिएगा। अब ऐसे करके यहाँ से फायरिंग करी गई, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पहले मोमेंटम निकालेंगे। यहाँ पर इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी क्या होगी, PI, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम है तुम्हारा
पी आई, और पी आई की जो वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है, पी आई की जो वैल्यू होगी वो होगी दोनों का सम इनटू वेलोसिटी, वो कितनी है 0। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखेंगे कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 0। तो यहाँ से जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम आ गया वो तुम्हारा कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो तुम्हारा 0 आ गया कुछ इस तरीके से ऐसे करके। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये चीज़ नोट कर लेंगे कि इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे की दिशा में। अब इसका लीनियर मोमेंटम देखिएगा, इसका, ठीक है, हाँ, इसका लीनियर मोमेंटम हम लोग इसका गन का देखेंगे जरा। गन गन का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो तुम्हारा कितना होगा, इसको हम लोग लिखते हैं पी गन, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा, हाँ, ये जो पी गन का आया है वो आया है कैपिटल M इंटू कैपिटल बी, कैपिटल M इंटू कैपिटल बी। इसके बाद में आता है बुलेट का लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बुलेट का लीनियर मोमेंटम ऐसे 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 ऐसे, ये तुम्हारा बुलेट का लीनियर मोमेंटम है। तो ये हो गया तुम्हारा पी बुलेट, ठीक है, हाँ। तो पी बुलेट, बुलेट का लीनियर मोमेंटम तुम्हारा हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल m इंटू स्मॉल v। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो, जब हमने गन फोर्स लगाया, ट्रिगर दबाया, गन का ट्रिगर दबाना एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में तब आता है जब गन और बुलेट दोनों एक ही डायरेक्शन में चल पड़ते, ठीक है। तो ऐसे केस में ये तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी नहीं मानी जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में ये होता है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हो जाता है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से चल पड़ते, मगर ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इस पर 0 मान के चलते हैं। जैसे मान लो कि हम टेबल पर हमने रिवॉल्वर रख दी, उसमें बुलेट भरी हुई है, और हमने ऐसे करके गन को खिसका दिया किसी, तो बुलेट और गन दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से चल पड़ते, तब हम उसको बोलते हैं कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। मगर हमने जब ऐसे फोर्स लगाया है तो दोनों सेपरेट हुए हैं। तो सेपरेट होने पर इस तरीके की कंडीशन अप्लाई नहीं होती एक्सटर्नल फोर्स वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था मोमेंटम, तो यहाँ से तो हम लोग यहाँ पर ये गन का है, ये तुम्हारा बुलेट का है, तो इसीलिए हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे वो देखते हैं जरा। फाइनल लीनियर मोमेंट, ठीक है ना, या फाइनल मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम तुम्हारा हम लोग लिखेंगे पी एफ, ठीक है ना, हाँ, पी एफ। और यहाँ से जो पी एफ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी स्मॉल एम बी प्लस तुम्हारा कैपिटल एम बी, ठीक है ना, हाँ, स्मॉल एम बी प्लस कैपिटल एम बी, ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पर होता क्या है कि चूंकि लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा वो देखिएगा, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है, ठीक, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी इनिशियल, ठीक है, पी आई विल बी इक्वल टू पी फाइनल। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि स्मॉल एम बी प्लस कैपिटल एम बी, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है, इंटू स्मॉल, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्मूला निकल करके आया है गन की वेलोसिटी का पीछे हटने का, माइनस में आया है। इसका ये मतलब हो गया है, इसका ये मतलब हो गया है कि जो वेलोसिटी हमने एज्यूम करी है वो गलत है। वेलोसिटी क्योंकि अगर आप देखते हैं, देखिएगा, अगर इस वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव मान लें, मतलब राइट साइड में जाने वाली गन को, बुलेट को पॉजिटिव मान लें, तो इसकी जो वेलोसिटी निकल के आती है वो नेगेटिव आती है निकल करके, नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल v और कैपिटल V बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसकी जो सही डायरेक्शन होगी गन की, वो तुम्हारी पीछे की ओर, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है। और ये जिस वेलोसिटी से ये पीछे की ओर जाती है, पीछे की ओर गन हटती है, उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग अब एक काम ये करेंगे कि इसका साइन यहाँ से हटा देंगे। रीजन, क्योंकि अब हमने डायरेक्शन बदल दी। तो ऐसे करके जब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन पता करनी चाहिए थी। तब डायरेक्शन हमें पता करनी थी, तो हमने पता कर ली। यहाँ से m का मल्टीप्लाई फिर से इधर कर दो, तो ये हो जाएगा mv, और ये बराबर हो जाएगा स्मॉल। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती है, गन का जो मोमेंटम है वो बुलेट के मोमेंटम के बराबर है। ठीक है। इसका मतलब जो गन का मोमेंटम है, ठीक है, वो तुम्हारा बुलेट के मोमेंटम के बराबर है। इस पर तुम्हारे सवाल बनते हैं। ठीक है। इस पर तुम्हारे सवाल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो इस पर तुम्हारा न्यूमेरिकल बनता है। तो बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से और ये चीज़ें कंफर्म कर पाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम तुमसे ये कहें, मान लेते हैं कि जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कि ये ये वाला पेन और ये वाला पेन दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें। ठीक है। मैं हरे वाले पेन को काले वाले पेन से अलग करना चाहूँ। ठीक है। और इस तरीके से अलग करूँ, ऐसे करके। तो इसका ये भी तो मतलब है कि मान लेते हैं कि हरा वाला पेन काले वाले पेन के ऊपर से 2 सेकंड में अलग हो गया। तो इसका ये भी तो मतलब है, काला वाला पेन हरे वाले पेन से 2 सेकंड में अलग हो। मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग होने में इक्वल टाइम लगता है। लगना भी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसने पहले छोड़ दिया, उसने बाद में छोड़ा, नहीं। दोनों एक दूसरे से जब भी जुदा होंगे, जब भी वो अलग होंगे, तो दोनों के लिए टाइम सेम कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और होता भी है। तो ऐसे केस में जरा मान लेते हैं कि जैसे बुलेट ने जब गन को छोड़ा, तो जब बुलेट जब गन को छोड़ेगी, तो शुरू में बुलेट का मोमेंटम कितना था? तो जब बुलेट निकल गई तो उसका मोमेंटम कितना हो गया? स्मॉल m इंटू स्मॉल v, स्मॉल एम बी। इसका मतलब उस मोमेंटम में चेंज आया है उसके, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ देखते हैं जरा, कि बुलेट की मोमेंटम में चेंज कितने का आया है। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। देखो, बुलेट जब जब बुलेट गन के अंदर थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जीरो मोमेंटम माइनस स्मॉल एम वी। ठीक है। एक सेकेंड, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है। तो यहाँ पर ये, अरे, ये तुम्हारा हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एम वी। अच्छा, एम वी ये हो जाएगा। दूसरी चीज, मान लेते हैं टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन है। तो टाइम टेकन, तो तुम्हारा टाइम कितना लगा है, मान लेते हैं टी समय लगा। ठीक है। तो जरा सोचो कि बुलेट पर फोर्स कितना लगा होगा। ठीक है। तो फोर्स, फोर्स ऑन बुलेट, बुलेट पर फोर्स कितना लगा होगा? वो लगा होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। हम लोग जानते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक। और चेंज इन मोमेंटम जो होता है, तो हम लोग डेल्टा पी करके लिखते हैं, डेल्टा पी। ठीक है। टाइम टेकन मतलब होता है डेल्टा पी। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट, ऐसे के लिखता हूँ, फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट बाय फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट। किसकी किसने किसने अप्लाई किया होगा? गन ने अप्लाई किया होगा, गन ने। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय गन।
ठीक। तो जब गन गन जब बुलेट पर फोर्स लगाती है, इसी को बोलते हैं एक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसी को? एक्शन फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं एक्शन फोर्स। ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू तुम्हारी आ गई, चेंज इन मोमेंटम कितना है, mv, ठीक है, अपॉन ये तुम्हारा आ गया। अच्छा चलिए ठीक है, ये तुम्हारा एक्शन फोर्स आ गया। अब आप जरा एक चीज समझिएगा, ऐसे ही गन के केस में क्या हुआ, गन का शुरुआती मोमेंटम 0 था, अगर इंडिविजुअल मोमेंटम की बात करें, क्योंकि गन उस समय शुरू में रेस्ट में थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैपिटल वी। तो इसीलिए हम लोग अब जरा देखेंगे कि गन का मोमेंटम तुम्हारा कितना हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, तो हम लोग लिखे, अरे लोग अब लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। तो वो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल मोमेंटम तुम्हारा कितना था, mv, और इनिशियल मोमेंटम 0। ठीक है। टाइम टेकन तुम्हारा कितना हो गया, टाइम दोनों का सेम है। ठीक है, टाइम दोनों का अलग तो होगा नहीं, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी, ये तुम्हारा टाइम टेकन हो गया टी। उसके बाद मैं लिखता हूँ फोर्स अप्लाइड ऑन, हाँ, फोर्स अप्लाइड ऑन, फोर्स अप्लाइड ऑन गन बाय बुलेट। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ये तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल एम बी। मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मतलब हम लोग ले रहे हैं एम बी, तो वो तुम्हारा इस तरीके से सीधे लिखे दे रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। ये जो जो गन पीछे की तरफ हटी है, गन पीछे की तरफ हटी है, तो बुलेट ने फोर्स लगाया है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स जो हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा कितना हो गया, एम बी अपॉन टी। अब आप जरा एक चीज ध्यान करो, हम लोग जानते हैं एम बी की वैल्यू, एम बी की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी स्मॉल एम बी के बराबर है, तो जो विच इज इक्वल टू एम बी अपॉन टी। और स्मॉल एम बी तुम्हारा कितने के बराबर है, एक्शन फोर्स। तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो एक्शन फोर्स होता है, जितना मैग्नीट्यूड एक्शन फोर्स का होता है, उतना ही रिएक्शन फोर्स का होता है। और दूसरी चीज, बुलेट गन हमेशा पीछे की तरफ हटती है, इससे बुलेट की डायरेक्शन से पीछे की तरफ। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना? हाँ, तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्शन फोर्स दिस इक्वल टू रिएक्शन। ठीक। हाँ, ये हो गया तुम्हारा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये है। तो इसीलिए यही तुम्हारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन का, यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है ना? आई होप सो आप लोगों, सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वो क्यों पीछे की तरफ हटती है, क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इसके एग्जांपल्स में कि वॉकिंग ऑन रोड, जमीन पर पैदल चलना। जब हम लोग जमीन पर पैदल चलते हैं तो वो भी हमारा इसीलिए होता है, नंबर एक, वॉकिंग ऑन रोड। वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है। जब भी हम लोग जमीन पर पैदल चलते हैं तो एक्चुअल में जमीन को पीछे की ओर पुश करते हैं हम लोग। ठीक है, और इस तरीके से जब जमीन को पीछे की ओर पुश करते हैं तो जमीन
तो पीछे की तरफ नहीं हटती, मगर हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग पुश करते हैं पीछे की ओर, दिस इज नथिंग बट द एक्शन फोर्स। ये तुम्हारा एक्शन फोर्स है। ठीक है, तो हम लोगों को आगे की तरफ एक फोर्स मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ ये हो गया। दूसरा है तुम्हारा स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग में भी जब हम लोग पानी के अंदर तैरते हैं तो तैरते कैसे हैं वो आप देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे यहाँ पर ये कोई आदमी है, इस तरीके से, है ना, हाँ, इस तरीके से फोर्स लगाएगा वो। तो जनरली होता क्या है कि ऐसे करके ये पीछे की तरफ इसको धकेलता है, सो दिस इज एक्शन। ठीक है, और ये आगे की तरफ इस पर फोर्स लगता है, दिस इज रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन इस तरीके से ये चलता चला जाता है। दूसरी चीज, रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, रॉकेट वाला भी एग्जाम्पल तुम्हारा यहीं पर बनता है। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक, इसमें क्या होता है समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे करके ये तुम्हारा रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट में, रॉकेट का इंजन जो है ना वो गैसों पर बाहर की डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लगाता है। तो इंजन का जो इंजन है, इंजन का इंजन, रॉकेट का, वो गैस बाहर की फोर्स लगाता है। वो फोर्स हम लोग उसको बोल देते हैं क्या, तो हम लोग बोल देते हैं, क्या, एक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्शन फोर्स हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, तो बोलते हैं एक्शन फोर्स। और यही गैसें उस पूरे सिस्टम पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा देती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन फोर्स, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो हो गया तुम्हारा रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों तुम्हारे एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, मगर अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारा एक्शन फोर्स और ये तुम्हारा रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप सो कि सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इसके सवाल भी बनते हैं एक्शन और रिएक्शन के। उन सवालों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में सीखी हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है वो लोग पूरा देख लें। ठीक है, बहुत काम की चीज़। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास यहाँ पर वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि देखो, आप कहीं भी बड़े बड़े जो प्रमोशन करने वाले जो चैनल्स हैं, आप वहाँ घूम लीजिए, उनके पास प्रमोशन मिलेगा, सबसे ज़्यादा अनुभव नहीं होगा उनके पास। मैं अनुभव लेकर के आपके सामने हूँ और कई सालों को पढ़ाने का अनुभव है, कई सालों तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ने झंडे गाड़े हैं एकेडमिक्स में और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये भी मैंने आपको थर्ड लॉ कैसे आता है वो भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। ठीक है, और ये भी बता दिया मैंने कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बात, थैंक यू सो मच।